नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज की क्लास में हम 2 सितंबर 2 सितंबर से रिलेटेड करंट अफेयर को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को आप सभी लोग शेयर करें। और जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। इसी के साथ साथ आज की क्लास में हम 2 सितंबर से रिलेटेड करंट अफेयर को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, डेली करंट अफेयर की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाती है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहता है। तो वो कोशिश करिए कि वहां से डेली डाउनलोड करिए अपनी पीडीएफ को और अपनी शॉर्ट नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए। इसी के साथ साथ हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करूं उसके पहले कहना चाहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं हुई। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो ये काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र से संबंधित प्रश्न आपसे पूछा गया है, जो हाल फिलहाल में भी चर्चा में। ऑप्शंस दोस्तों आप देख रहे हैं, देखिए कमेंट बॉक्स में आंसर भी करते हुए रहा करिए, साथ ही साथ सेशन को शेयर भी करिए और लाइक्स भी करिए। ठीक है, तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर है काकरापार, ये ध्यान रखिएगा, ये गुजरात में। ठीक है, तो आइए इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो अभी हाल की बात करें दोस्तों, क्यों जो है काकरापार परमाणु ऊर्जा जो संयंत्र है वो चर्चा में क्यों, क्योंकि ध्यान रखिएगा इस संयंत्र की जो तीसरी इकाई है दोस्तों वो पूरी क्षमता के साथ शुरू हो गई है। और इसी उपलक्ष्य में जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं यानी कि नरेंद्र मोदी जी ने, इन्होंने इस काकरापार ऊर्जा परमाणु संयंत्र की जो तीसरी इकाई के पूरी क्षमता के साथ शुरू होने के लिए वैज्ञानिकों को और साथ ही साथ अभियंताओं को बधाई दिया, जिस कारण से ये जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र चर्चा में रहा है। अगर हम इसकी क्षमता की बात करें दोस्तों, तो ये 700 मेगावाट का सबसे बड़ा जो है सबसे बड़ा और पहला स्वदेशी परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। ठीक है, सबसे बड़ा पहला स्वदेशी परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जिसकी क्षमता कितनी दोस्तों 700 मेगावाट है। ये कहाँ पे स्थित है, तो ये काकरापार जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है दोस्तों, ये गुजरात के तापी जिले में स्थित है। ठीक है, इस संयंत्र की पहले की जो 2 इकाइयां हैं, अगर हम बात करें तीसरी इकाई है, तो वो ध्यान रखिएगा पहली जो 2 इकाइयां हैं वो कनेडियन तकनीक पर स्थित है, यानी कि जो कनाडा देश है उसके सहयोग से बनी थी, तो कनेडियन तकनीकी पर आधारित है। लेकिन अगर तीसरी इकाई की बात करें तो ये पूर्ण रूप से यानी कि पूरी तरीके से स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। और स्वदेशी तकनीक पर आधारित है सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ठीक है, काकरापार। अगर हम बात करें इस संयंत्र में, ठीक है, 220 मेगावाट के पहले जो है दबाव युक्त भारी जल रिएक्टर के निर्माण को कब लॉन्च किया गया था दोस्तों, कब अधिकृत किया गया था, तो 6 मई 1993 को किया गया था। और जो 220 मेगावाट का जो दूसरी इकाई है उसका निर्माण जो है 1 सितंबर 1995 को अधिकृत किया गया था। ठीक है, और पूरा जो है काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बात करें, इस प्लांट की बात करें दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये 1994 में शुरू होने, ठीक है, शुरू हुआ था। और कब तक दोस्तों 6 मई। ठीक है, तो 6 मई 1993 को ये जो है नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो इस चीज के बारे में आप विशेष ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये था जो हमारा आज का पहला प्रश्न। अब बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है कि अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के, ठीक है, भद्रवाह राजमा और रामबन जो सुलई शहद है उसको जीआई टैग मिला है। ठीक है, तो किस राज्य के जो या फिर केंद्र शासित प्रदेश का जो भद्रवाह राजमा और रामबन जो सुलई शहद है उसको जीआई टैग मिला। ऑप्शंस दोस्तों देख रहे हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए। ठीक है, ए। तो आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं दोस्तों। तो ये जम्मू कश्मीर के जो 2 विश्व प्रख्यात विशिष्ट उत्पाद है, जिसका नाम है दोस्तों भद्रवाह राजमा और रामबन सुलई शहद, इसको अभी हाल ही में क्या मिला है दोस्तों, जीआई टैग मिला है। अगर हम बात करें दोस्तों किसकी, भद्रवाह राजमा की, तो इसको हम लाल सेम के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसे किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, अगर हम बात करें किस नाम से, तो इसे लाल सेम के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें इन 2 लोकप्रिय उत्पादों को क्या मिला दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। और ये जो उत्पाद जिसे जीआई टैग मिला है, तो ये जो जम्मू कश्मीर के जो कृषि और कल्याण विभाग की पहल था, उन्हीं के जो है प्रयासों से इसे जीआई टैग मिला है। अगर हम बात करें अब तक देखा जाए, तो अब तक दोस्तों यहाँ पे जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख प्रदेश है, ठीक है, उनके लगभग 6
ठीक है, कितने 6 कृषि उत्पादों को दोस्तों क्या मिला है, जीआई टैग मिल चुका है। अगर हाल फिलहाल की बात करें दोस्तों तो कुछ ही दिन पहले की बात है, तो जम्मू कश्मीर का, ठीक है, जो जिसका नाम है, एक चावल है जिसका नाम है मुशुक बुद्धजी चावल, उसको अभी हाल फिलहाल में क्या मिला था, जीआई टैग मिला था। ठीक है, मुशुक बुद्धजी चावल को। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे हमने क्या देखा, जम्मू कश्मीर का उत्पाद है जिसका नाम है भदरवाह राजमा और रामबन सुलई शहद, इसको अभी हाल ही में जीआई टैग मिला। और एक भी कुछ दिन पहले किस चावल को मिला था जम्मू कश्मीर के दोस्तों, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, क्या चावल है दोस्तों, इसका नाम है मुशुक बुद्धजी चावल। चलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। भी हाल ही में हम लोगों ने बात किया था, असम का एक चावल है जिसको अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए किस चावल को भी हाल ही में जीआई टैग मिला है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस संस्था या मंत्रालय द्वारा, ठीक है, कौन सा एडॉप्ट हेरिटेज 2.0 कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तो बताइए किस संस्था के द्वारा जो है ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। ऑप्शंस दोस्तों आप देख रहे हैं, ठीक है, और अगर हम इसके करेक्ट आंसर की तरफ बढ़े तो इसका करेक्ट आंसर है सी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा एडॉप्ट हेरिटेज कार्यक्रम जो है आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है उसके संरक्षण में लगभग कितने स्मारक है दोस्तों, तो यहाँ पे कितने स्मारक है, 3996 स्मारक है जो कि पूरे देश में फैले हुए। ठीक है, किसके अंतर्गत दोस्तों, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अंतर्गत। इन स्मारकों की बात करें दोस्तों, यह न केवल भारत की समृद्ध जो विरासत है दोस्तों उनके बारे में और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करते हैं, बल्कि अगर हम बात करें ये जो स्मारक है दोस्तों ये आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि इन जो सर्वेक्षणों, ये जो दोस्तों ये जो स्मारक है इन पे क्या होता है, एक तरीके से टूरिज्म जो है ये आकर्षित करते हैं, पर्यटन आकर्षित करते हैं, जिससे कि आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। इस समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को देखा जाए बनाए रखने के लिए जो विरासत स्थल, उन विरासत स्थल को समय समय पर क्या किया जाता है, उनकी जो सुविधाएं उनमें वृद्धि की जाती है या फिर वृद्धि की आवश्यकता होती है, जिससे कि यहाँ पे पर्यटन जो है वो बना रहे, इसकी जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है वो बनी रहे। ठीक है, और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए और साथ ही साथ जो यहाँ पे आगंतुक आते हैं, इन आगंतुकों को और बेहतर करने के लिए, इनके जो अनुभव है उनको और बेहतर करने के लिए जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है इसने देखा जाए 4 सितंबर 2023 को दोस्तों कहाँ पे, नई दिल्ली में, ध्यान रखिएगा नई दिल्ली में IGNCA के सैमवेट ऑडिटोरियम में कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया दोस्तों, तो एडॉप्ट हेरिटेज 2.0 कार्यक्रम लॉन्च किया है या फिर शुरू किया है। तो ध्यान रखिएगा इसके पहले भी एक कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम के तहत देखिए क्या किया जाएगा, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ये कॉर्पोरेट हितधारकों को, जो कॉर्पोरेट हितधारक है उनका जो CSR फंड, ठीक है, यानी कि जो कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड होता है, ये वो फंड होता है जिसमें जो कॉर्पोरेट हितधारक होते हैं वो अपने जो मुनाफे का कुछ प्रतिशत जो है सामाजिक कार्यों में लगाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से देखा जाए जो CSR फंड है उनका उपयोग करके स्मारकों को सुविधाजनक बनाने के लिए, ठीक है, आमंत्रित करता है। ठीक है, इस कार्यक्रम की दोस्तों जो शुरुआत हुई थी वो 2007 में हुई थी और पिछली योजना का यह एक नया संस्करण है जिसको हाल फिलहाल में भी शुरू किया गया है। और ये जो प्राचीन स्मारक और पूरा स्थल, ठीक है, और पुरातत्व स्थल अवशेष अधिनियम है दोस्तों कौन सा 1958, उसके अनुसार देखा जाए तो विभिन्न स्मारकों के लिए इच्छित सुविधाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित ये करता है। तो ये भी अधिनियम भी ध्यान रखिएगा दोस्तों कि प्राचीन स्मारक और पुरातत्व संरक्षण अधिनियम जो है, अवशेष अधिनियम, ये कब आया था, तो 1958 में आया था। और इस अधिनियम के अनुसार देखा जाए तो जो विभिन्न स्मारक है उनके लिए इच्छित सुविधाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित इसमें किया गया है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो एडॉप्ट हेरिटेज जो है कार्यक्रम ये आयोजित किया जाएगा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस राज्य की प्रियन सेन ने मिस अर्थ, ठीक है, मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता है। तो किस राज्य की प्रियन सेन ने जीता है दोस्तों, ऑप्शंस आप देख रहे हैं, महाराष्ट्र है, गुजरात है, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो क्या है, माफ करिएगा दोस्तों, थोड़ा सा आज हमारे नोटपैड में प्रॉब्लम हो रही है तो थोड़ा आप कोऑपरेट करिएगा। तो यहाँ पे राजस्थान जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे बात करें दोस्तों जो ब्यूटी पेजेंट मिस
राजस्थान की जो फर्स्ट रनर अप रह चुकी हैं, ठीक है, सीकर, जो सीकर जिला है दोस्तों राजस्थान की, जिनका नाम है प्रियन सेन, उनको जो है वो हाल ही में जो है मिस अर्थ इंडिया का खिताब उन्होंने जीता है। कौन सा खिताब दोस्तों जीता है? मिस अर्थ इंडिया। तो ये राजस्थान के सीकर जिले की है और ये जो मिस राजस्थान हुआ था उसमें ये फर्स्ट रनर अप भी रह चुकी हैं। और इस इवेंट का जो आयोजन किया गया है दोस्तों वो नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया गया था। और ये जो इवेंट था इसका आयोजन किया गया किसके द्वारा? तो जो डिवाई, ठीक है, डिवाई ब्यूटी के दीपक अग्रवाल के द्वारा इसको आयोजित किया गया। ठीक है, अब इस उपलब्धि के बाद देखा जाए जो प्रियन है वो अब जो दिसंबर में देखिए वियतनाम में आयोजित होने वाला इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट, ठीक है, उसमें ये मिस अर्थ के तौर पर भारत को रिप्रेजेंट करेंगी। ठीक है, तो इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट वियतनाम में आयोजित होने वाला है, तो उसमें मिस अर्थ के तौर पे कौन रिप्रेजेंट करेगा दोस्तों भारत को? तो ये करेंगे प्रियन सेन, जो कि राजस्थान की है ये, और इन्होंने हाल ही में मिस अर्थ जो है इंडिया का खिताब जीता है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की, जो कि नियुक्ति से संबंधित और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस रेलवे बोर्ड की पहली महिला, ठीक है, निम्न हाल ही में किसे रेलवे बोर्ड की पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? ऑप्शंस आप देख रहे हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, जया वर्मा सिन्हा को जो है रेलवे बोर्ड की पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये सरकार ने देखा जाए जया वर्मा सिन्हा को रेलवे बोर्ड की पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष नियुक्त किया है। अगर वर्तमान में देखा जाए तो ये जया वर्मा सिन्हा जो है रेलवे बोर्ड के संचालन और व्यवसाय विकास विभाग की सदस्य हैं और ये किसका स्थान लेंगी दोस्तों? तो ये अनिल कुमार लाहौटी का स्थान लेंगी, जिनका कार्यकाल जो है अगले साल 31 अगस्त तक पूरा होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहा ORON विमान किस देश से संबंधित है? तो ORON विमान जो है, जो कि हाल फिलहाल में चर्चा में रहा है, किस देश से संबंधित है? ऑप्शंस आप देख रहे हैं दोस्तों, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, है इजराइल से संबंधित है। ठीक है, तो हाल ही में इजराइल के जो रक्षा मंत्रालय और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री है उसने एक खुफिया विमान की उड़ान की घोषणा की है और इस एयरक्राफ्ट का नाम क्या है? ORON। ठीक है, तो ये घोषणा किया गया इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री और इजराइल के जो रक्षा मंत्रालय उन्होंने ये घोषणा किया है कि हमने एक खुफिया विमान जो है उसकी उड़ान की घोषणा की। उस खुफिया विमान का नाम क्या है? ORON। ठीक है, ये एक उन्नत, अगर हम इस विमान की बात करें तो ये उन्नत खुफिया विमान है। ठीक है, स्पाई एयरक्राफ्ट है और इसकी विशेषताओं की बात करें तो इसमें यह एक गल्फ स्ट्रीम G550 एरोस्पेस है जो अत्याधुनिक सेंसर, कैमरे, कृत्रिम, ठीक है, बुद्धिमत्ता और उन्नत कमांड कंट्रोल, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, C4I सिस्टम से ये क्या है? ये विमान लैस है। इससे क्या होगा? तो यह इसे जो है सभी मौसम में तेजी से लक्ष्य का पता लगाने में सक्षम बनाता है। ये जितने भी जो सिस्टम इसमें लैस है, तो कोई भी मौसम होगा ये अपने लक्ष्य का पता लगा करके उसे दाग सकता है। अगर हम इस विमान की वास्तविक समय की बात करें तो वास्तविक समय निगरानी क्षमता की बात करें तो मानव रहित जो हवाई वाहनों की तुलना में ये बड़ी मात्रा में खुफिया जानकारी प्रदान करेगा। यह एक संयुक्त मल्टी डोमेन मल्टी सेंसर समाधान है जो IDF को दूर और निकट के खतरों का मुकाबला करने के लिए गेम चेंजिंग क्षमता प्रदान करेगा। इसका जो संचालन है ORON का संचालन जो है इजरायली वायुसेना के नचशोन 122वें स्क्वाड्रन द्वारा वीर शेवा के निकट नेवातिम एयरबेस से किया जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, एक उन्नत खुफिया विमान है ORON जिसको जेके घोषणा की गई है किसके द्वारा? इजरायली एरोस्पेस और इजराइल के रक्षा मंत्री के द्वारा। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि आधार से संबद्ध जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ध्यान रखिएगा ये पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला राज्य बन गया है जो कि आधार से जन्म पंजीकरण को क्या करेगा? संबद्ध करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या है? सी है नागालैंड। ठीक है, तो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि में नागालैंड जो है आधार से संबद्ध जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला राज्य बन गया है।
तो जन्म पंजीकरण, ठीक है, आधार से संबद्ध जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य दोस्तों कौन बन गया है? नागालैंड है। इस अग्रणी पहल का उद्देश्य क्या है? जो 5 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उन बच्चों के लिए आधार नामांकन को एकीकृत करके जन्म पंजीकरण को सुव्यवस्थित करना है। इस पहल से क्या होगा? बच्चों के कल्याण के लिए बनाई गई जितनी भी विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाएं हैं उन तक पहुंच जो है वो सुनिश्चित हो सकेगी। नागालैंड के जो आयुक्त हैं दोस्तों टी महाबेमो थानथेन, ठीक है, यानथेन, इन्होंने नागालैंड के सभी जिलों में इस पहल के सफल क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों से सहयोग का आग्रह किया। और जो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि उदई के जो निदेशक हैं कर्नल अभिषेक कौशिक, उन्होंने इस पहल को लागू करने में पूर्वोत्तर का नेतृत्व करने के लिए नागालैंड सरकार की सराहना किया है, तारीफ किया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आधार से संबद्ध जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला राज्य दोस्तों कौन है? नागालैंड है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्वारा किस राज्य में प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया? ध्यान रखिएगा, यहाँ पे तो क्वेश्चन गलत है। ईश्वरीय विश्वविद्यालय के तहत कुछ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, उस कार्यक्रम का जो उद्घाटन किया गया वो राष्ट्रपति द्वारा किया गया है। किस राज्य में दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर है छत्तीसगढ़। ठीक है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सकारात्मक परिवर्तन वर्ष के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का क्या किया है दोस्तों? उद्घाटन किया है। इस उद्घाटन के अवसर पे देखा जाए जो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंद और जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल भी अवसर पर उपस्थित रहे। और राष्ट्रपति ने जैसा कि उन्होंने दौरा किया था छत्तीसगढ़ का, और छत्तीसगढ़ के अपने दौरे के दौरान उन्होंने रायपुर और बिलासपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में उन्होंने भाग लिया। ठीक है, तो ये देखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड कहाँ पे स्थित है, किस शहर में स्थित है, किस राज्य में स्थित है, ये पूछा जा रहा है। और ये किसी न किसी कारण से चर्चावश में था, जिस कारण से ये पूछा जा रहा है कि मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड कहाँ स्थित है। ऑप्शंस आप देख रहे हैं, चेन्नई है, पणजी है, मुंबई या फिर बेंगलुरु है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर करते हुए रहा करिए, और इसका करेक्ट आंसर है मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड स्थित है। तो मुंबई के जो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में ये बन रहा है युद्धपोत महेंद्रगिरी, उसको लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसको कल ही लॉन्च किया जा चुका है। ठीक है, तो ये लॉन्च किया जा चुका है युद्धपोत महेंद्रगिरी। ठीक है, जो कि कहाँ पे बना है? ये मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में बना था। ये भारतीय वायुसेना की परियोजना है जिसका नाम है 17A। उसके तहत ये 7वां युद्धपोत है, यानी कि इसके पहले 6 युद्धपोतों को लॉन्च किया जा चुका है। ठीक है, परियोजना जो है भारतीय वायुसेना की परियोजना 17A, ये आपको ध्यान रखना है। इस जब लॉन्च किया जा रहा था तो इस अवसर पे जो उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है, ये जलावरण किसके द्वारा किया गया? तो जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की पत्नी है जिनका नाम है सुदेश धनखड़, उनके द्वारा जो है इस युद्धपोत महेंद्रगिरी का जलावरण किया गया। और इस अवसर पर जो मुख्य अतिथि थे वो उपराष्ट्रपति जो है समारोह में मुख्य अतिथि थे। अगर हम इस नवनिर्मित इस जहाज की बात करें महेंद्रगिरी की, तो इस तकनीकी रूप से ये उन्नत युद्धपोत है और जो अपनी समृद्ध नौसैनिक विरासत को बनाए रखने या अपनाने के भारत के दृढ़ संकल्प के प्रतीक के रूप में खड़ा है। ठीक है, भारत जैसा कि अपनी समृद्ध नौसैनिक विरासत को बढ़ावा देना चाहता है, उसको बनाए रखना चाहता है, उसी दृढ़ संकल्प के प्रतीक के रूप में ये जो महेंद्रगिरी है इसका एक तरीके से ये प्रतीक के रूप में खड़ा है। महेंद्रगिरी जो जहाज का नाम पड़ा है दोस्तों, ये उड़ीसा में जो पूर्वी तट है, पूर्वी घाट में स्थित एक पर्वत शिखर है, उसी के नाम पर रखा गया है। यह युद्धपोत प्रोजेक्ट 17 क्लास फ्रिगेट, ठीक है, शिवालिक क्लास के बाद का है, जिसमें बेहतर स्टील्थ फीचर, उन्नत हथियार और सेंसर और प्लेटफॉर्म प्रबंध सिस्टम है। प्रोजेक्ट 17A कार्यक्रम की बात करें तो इसके अंतर्गत जो मेमर्स, ठीक है, MDL द्वारा कुल 4 जहाज और मेमर्स GRSE द्वारा 3 जहाज जो है वो निर्माणाधीन है। अगर हम 2019 से 2023 के बीच की बात करें तो अब तक जो है MDL और GRSE द्वारा परियोजना के पहले 6 जहाज जो है वो लॉन्च किए जा चुके हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने देखा जाए तो युद्धपोत महेंद्रगिरी को लॉन्च किया है। ठीक है, जो कि यहाँ पे बनी थी। ठीक है, लॉन्च हुआ अभी हाल ही में।
अब आज के हम लास्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि कब से कब तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जा रहा है। तो कब से कब तक जो है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह वो मनाया जा रहा है, ऑप्शन आप देख रहे हैं। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1 से लेकर के 7 सितंबर तक जो है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जा रहा है। तो देखा जाए भारत जो है हर साल ठीक है पोषण से संबंधित लोगों को जागरूक करने के लिए 1 सितंबर से लेकर के 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह जो है वो मनाता है। ठीक है, तो अभी देखा जाए आज 2 सितंबर है दोस्तों, तो ये पोषण सप्ताह ही चल रहा है। यह आहार में पर्याप्त पोषण की आवश्यकता के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए यह पोषण सप्ताह जो है मनाया जाता है। अगर हम इस वर्ष के सप्ताह की बात करें कि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की थीम क्या थी, तो सभी के लिए किफायत स्वास्थ्य आहार जो है वो थीम थी। इसकी जो शुरुआत की गई थी वो 1982 में महिला और बाल विकास मंत्रालय के तहत जो है खाद्य और पोषण बोर्ड ने राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की शुरुआत की थी। ठीक है, 1975 की बात करें तो अमेरिकन डायटिक एसोसिएशन ने राष्ट्रीय पोषण सप्ताह शुरू किया गया था। वर्ल्ड लेवल की बात करें, देखिए अगर हम पोषण की बात करते हैं भारत का विभिन्न इंडेक्स में देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो 2022 में, उसमें भारत जो है 121 देशों में ठीक है 107वें स्थान पे आता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। अगर एनीमिया से पीड़ित बात करें दोस्तों तो 6 से लेकर के यानी कि 6 से लेकर के 59 महीने तक का जो है पीड़ित बच्चों की बात करें तो उसमें जो है गिरावट देखने को मिली है। पहले 69.4% था, वो 58.6% हो गया है। ठीक है, अगर हम बात करें इसी पोषण को ठीक है कुपोषण को समाप्त करने के लिए लोगों का पोषण स्तर को बनाए रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 8 मार्च 2018 को ठीक है जो भारत को कुपोषण मुक्त बनाने के उद्देश्य से जो राजस्थान का झुंझुनू है ठीक है झुंझुनू से उन्होंने पोषण अभियान की शुरुआत की थी। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लीजिएगा, इवन ये पूरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा पोषण अभियान की शुरुआत कब की गई थी, 8 मार्च 2018 को किया गया था। और कहाँ से किया गया था, तो राजस्थान के झुंझुनू से किया गया था। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो ये थे आज के हमारे 10 MCQ। बात करते हैं दोस्तों किसके बारे में, फैक्ट्स ऑफ द डे के बारे में। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला फैक्ट है कि वित्त उद्योग विकास परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया किसे, उमेश रवेंकर को। HS प्रणय ने BWF विश्व चैंपियनशिप में पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है, कांस्य पदक जीता है। उत्तर प्रदेश के PWD ठीक है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ने सड़क मरम्मत एम्बुलेंस तैनात किया। कहाँ पे दोस्तों, तो लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। वही राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए शिक्षकों का चयन किया गया। कितने शिक्षकों का, 50 शिक्षकों का। इस्कॉन द्वारा विकसित विश्व की पहली इंटीग्रेटेड ई-लाइब्रेरी ऐप का नाम क्या है, ट्रांसेंड नाम है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर जिसमें था 10 MCQ फैक्ट्स ऑफ द डे। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। और डेली करंट अफेयर की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो जाइए डाउनलोड करिए, ना सिर्फ डाउनलोड करिए बल्कि अपना शॉर्ट नोट्स बनाए, रिविजन करिए। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्थी।